दिव्या माथुर एक वरिष्ठ और बहुपुरस्कृत लेखिका और अनुवादक हैं, जिन्हें पिछले 2 दशकों के दौरान भारत और ब्रिटेन की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी स्पेयर ए थॉट प्लीज़। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डॉलिस हिल स्टेशन की सीढ़ियों से उतरकर मैं सुरंग के मध्य में चलती हुई जल्दी जल्दी निकास द्वार की ओर चल दी। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। मैंने अपना हैंडबैग कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसमें अधिक कुछ नहीं था, पर फिर भी छिन जाने पर छोटी से छोटी चीज़ का भी अफसोस होता है। अपनी सुरक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फ़ोन मैंने ट्रेन से उतरने से पहले ही अपने कोट की जेब में रख लिए थे। कोई पास से गुजर गया तो जान में जान आई। घर 15 मिनट की ही दूरी पर ही है, किंतु अपने गठियाए घुटनों की वजह से घर पहुंचने में मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। अंधेरा हो जाने पर मैं अधिकतर घर से नहीं निकलती। यदि रात के खाने पर कहीं जाना पड़े तो लौटते वक्त मिनी कैब बुला लेती हूँ। 30 वर्ष हो गए हैं इस रास्ते को तय करते। जवान थी तो लौटने में रात बेरात हो ही जाया करती थी, पर इस डर कि कोई मेरे पीछे है जो मौका मिलते ही मेरा पर्स छीन लेगा या मुझे अंधेरे में घसीटकर मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करेगा का साया तब भी मेरे साथ रहता था, जो मेरी दादी और उनके मरने के बाद मम्मी की बढ़ती हिदायतों से पनपता चला गया। तुम्हें रात को ही जाने की क्यों सूझती है लूसी? दोपहर का शो देख लिया होता। हमेशा की तरह दादी गुर्राया करती थी। यहीं हाई स्ट्रीट पर कितने सारे पब्स हैं लूसी, वेस्ट एंड जाने की क्या ज़रूरत है? मम्मी पूछा करती। कल इवनिंग न्यूज़ दिखाया था ना तुम्हें? लूसी, स्टेशन के दूसरी तरफ ही एक 14 वर्ष की लड़की का बलात्कार हो गया। लूसी, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम चैन से सो सकें। ऐसे ही रोते गाते वे दोनों चली गईं, भय के साथ मुझे अकेला छोड़कर। मैं शादी कैसे कर सकती थी? एक तलवार में 2 म्यानें कैसे रह सकती हैं? पति और भय का गहरा संबंध है। मनोरोगी पिता के मर जाने के बाद भी माँ को उनके डरावने सपने आया करते थे, और जब वे दोनों ही नहीं रहीं तो मैं स्वयं उनकी वर्जनाओं को दोहराने लगी। छोटी बड़ी अवधियों के लिए बने मेरे बॉयफ्रेंड्स मेरे ही फ्लैट्स में टिकते रहे, क्योंकि मैं कहीं दूर जाकर नहीं रहना चाहती थी। मेरी सहेलियां भी मेरी ही जैसी थीं। सिवा डायना और सू के किसी ने शादी नहीं की। शादी के 20 वर्षों बाद डायना का पति किसी और औरत के साथ रहने लगा। सोचा था कि एक ना एक दिन वापस आ जाएगा, पर जब वे दोनों ऑस्ट्रेलिया में जा बसे तो न चाहते हुए भी डायना को तलाक लेना पड़ा। डायना के ज्वार भाटों की साक्षी रही मैं, जिसे रिटायरमेंट के बाद कोई और काम तो था नहीं। 10 साल बाद आज डायना की जिद पर मैं थिएटर देखने चली गई। थिएटर मेरी कमजोरी है, पर पेंशन से मिले पैसों में थिएटर जाना कठिन है। जब से मैंने इवनिंग न्यूज़ में नेशनल थिएटर में चल रहे 2 अफ्रीकन नाटककारों रॉय विलियम्स और क्लिंट डायर द्वारा लिखित डेथ ऑफ इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था, मैं इसे देखने के लिए लालायित थी। अच्छी बात यह थी कि डायना को मैटनी शो के 2 टिकट्स सस्ते में मिल गए, इसलिए मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। ये 1 मैन शो वर्ग पहचान और विरासत के बारे में है, जिसमें रैफ स्पॉल ने एक जातिवादी पिता की विरासत के साथ जूझते हुए एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति माइकल का ऐसा शानदार और जानदार रोल निभाया कि जश्न मनाने के लिए हमने वहीं एक कैफ़े में बैठकर सस्ती सी एक गिलास शराब के साथ पिज़्ज़ा खाया। शाम ढल चुकी थी, पर काफ़ी उजाला था। वाटरलू स्टेशन पास में ही था, तो मन में तसल्ली थी कि कैब के पैसे बचाए जा सकते हैं। वाटरलू से डॉलिस हिल कोई पास रखा है क्या? सुरंग से निकली ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे। गेट तक पहुंचते एक कोने में दीवार का सहारा लेने के बाद मैं खड़ी ना रह सकी। शायद बेहोश होकर गिर गई थी। जब आंख खुली तो देखा कि कोई मेरे ऊपर एक पुरानी सीलन की बदबू से भरी रजाई डाल गया था, जैसे कि मैं एक होमलेस भिखारिन थी। मैंने उठना चाहा, पर हिल भी नहीं पाई। बदन थकान से चूर चूर था। शायद मैं फिर सो गई थी।
इस बार आँख खुली तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट पर पहुंच जाऊं। मरना ही है तो क्यों ना अपने साफ सुथरे सफ़ेद बिस्तर में लेट कर मरूं। किंतु मेरे हाथों ने हिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसा लगा कि मेरे सारे प्रयत्न सिर्फ दिमाग में चल रहे हैं, जैसे हवा में तैर रहे हैं। एकाएक ख्याल आया, कहीं मैं मर तो नहीं चुकी। फिर आँख खुली तो देखा मेरे सिरहाने कोई पानी की एक बोतल और सैंडविचेस रख गया था। कहीं ये वो भिखारी तो नहीं जो स्टेशन के बाहर एक कार्ड बोर्ड पर बैठा रहता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है स्पेयर ए लिटिल चेंज प्लीज़। मुझे उसके भीख मांगने पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि देखने में वो ठीक ठाक लगता है। ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। इक्का दुक्का ही होते हैं जो 1 या 2 सिक्के उसके हाथ पर रख देते हैं। मैं सोचती कि कैसा बेशर्म है, हाथ पैर के होते हुए भीख मांग रहा है। मेरी आंखों में वो निंदा देख चुका है, पर मुझे लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ दे या ना दे, वो थैंक यू वेरी मच अवश्य कहता है। एक बार मैंने उसे कॉर्नर शॉप से एक डिस्पोजेबल गिलास में चाय खरीद कर एक दूसरी बूढ़ी और बीमार भिखारिन को देते हुए देखा था। तब से मेरे दिल में उसके लिए सहानुभूति जागी। मैं भी उसके हाथ पर 10, 20 या 50 पेंस जो भी चिल्लर हाथ में आती देने लगी। कई बार मन होता कि रुककर पूछूं कि अच्छी खासी सेहत होते हुए भी वो भीख क्यों मांगता है, पर हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी ही उम्र की 2 औरतें नज़दीक से गुजरीं। उनमें एक ठिठक कर रुक गई। जाहिर है कि उसकी मित्र को भी रुकना पड़ा। मैंने इन दोनों को ग्लैडस्टन पार्क के सैर करते वक्त कई बार देखा है। 1-2 बार हमारी हेलो भी हुई है, पर सड़क पर इस हालत में पड़ा हुआ एक जाना पहचाना चेहरा भी पहचान में नहीं आता। मुझे एकाएक याद आया कि सालों बाद अपने बॉस एडवर्ड के आवाज़ देने पर मैं उसे पहचान नहीं पाई थी। टैक्स ऑफिस के कमरे में ठाठ से बैठे हुए एक बड़े अधिकारी और सड़क पर सेंसबरीज का थैला उठाए इस व्यक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर था। रिटायर्ड होने या बड़े ओहदे से उतर जाने के बाद लोग बेचारे से लगने लगते हैं, विशेषतः पुरुष। ऐसी स्थिति में औरतें जहां अपना ठाट बाट कायम रख पाती हैं, पुरुष आत्महत्या तक कर सकते हैं। मुझे तो ये बीमार लग रही है, उनमें से एक ने कहा। सड़क पर सोने वाले सारे लोग मानसिक रूप से बीमार ही होते हैं। बूढ़ा घर में इनसे टिका नहीं जाता। दूसरी तिरस्कार से बोली, ये उन जैसी नहीं लग रही, साफ सुथरी है। हो सकता है इसके बच्चों या पति ने इसे घर से निकाल दिया हो। जल्दी करो शीला, टीवी पर मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम ठीक तो हो डियर, चाय पियोगी? पहली वाली को वाकई मेरी फिक्र थी। इसके पहले कि वो कुछ और कहती, दूसरी औरत उसे खींचते हुए चल दी। मैं सोच सकती हूँ तो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? लगता है कि जैसे सारे शब्द कहीं खो गए हैं। मेरे हाथ पैर अब भी शिथिल हैं। मैं शायद फिर सो गई थी। इस बार कोई मेरे सिरहाने एक मटमैला सा पुराना तकिया छोड़ गया है। ढक्कन लगे गिलास में चाय भी रखी है, जिसे मैं पी लेना चाहती हूँ ताकि उठकर घर पहुँच जाऊँ। यदि मैं 1 आध दिन और नहीं उठी तो लोग मुझे अपने पुराने सामान में दफन कर देंगे। सड़क पर रहने वाले शायद तभी घर नहीं जाना चाहते। जब फ्री में सब मिल रहा है तो पूरा जीवन खटाने का क्या फ़ायदा? पढ़ाई करो, नौकरी करो, घर बनाओ, मॉर्गेज दो, बिल्स दो, टैक्स भरो। होमलेस के लिए सब फ्री, और कभी कभी दयालु लोगों की संगत भी। मैंने बहुत से लोगों को रुककर इनसे गप्पे मारते हुए देखा है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद हम जैसे अकेले बूढ़ों के लिए घर में तन्हाई के सिवा क्या है? महीने हो जाते हैं, शैतानी या गलती से भी बच्चे अब घर की घंटी तक नहीं बजाते। ऐसी बातों को मेरी सहेली सूजन भावनात्मक लूज मोशन कहा करती है, जो हमारे समाज में वर्जित है। हेल्प हेल्प चिल्ला सकूं तो कोई सुन ले। डायना फ़ोन करे तो घंटी बजे। मेरे फ़ोन न उठाने पर शायद उसे मेरी फिक्र हो। अंधेरा हो गया है, सड़क सुनसान है, पर मुझे भय नहीं लग रहा। थकान के मारे मेरा बुरा हाल है और मुझे बहुत नींद आ रही है। काश कि कोई मेरे लिए सिरहाने भी एक कार्डबोर्ड रख दे जिस पर लिखा हो स्पेयर ए थॉट प्लीज़। कभी कभी चिल्लर से अधिक भिखारियों को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। मेरा हैंडबैग, पर्स, फ़ोन और क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं। बस मेरा डर नदारद है। ज़िंदगी में पहली बार
कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो गई? यदि नहीं तो कुछ दिन बिना किसी फिक्र और किल्लत के और यहीं सड़क पर आराम से गुजारे जा सकते हैं। इस बार आँख खुली तो मैं एम्बुलेंस में थी, पूरे होशो हवास में। मुझे याद आया कि मेरी नानी भी ऐसे ही बेहोश होकर कहीं भी गिर जाया करती थी। मुझे मालूम है इस मर्ज का कोई इलाज नहीं, पर ये लोग मुझे ऐसे घर नहीं जाने देंगे। अस्पताल में ले जाकर दुनिया भर के टेस्ट होंगे और फिर टाए फिस। पर मैं आनंदित हूँ। वहाँ मेरे जैसे बहुत से तन्हा लोग मिलेंगे। शायद वहाँ कोई जीवन साथी ही मिल जाए। बोरिंग दिनचर्या से तो निजात मिलेगी। न घर की साफ सफाई, न रसोई के झंझट, और खाना पीना सब फ्री। धरती पर रहते हुए कुछ दिन का स्वर्ग। कब तक? जब तक वो चाहे। अभी आप सुन रहे थे वृद्धावस्था में अकेलेपन से जूझती, तन्हाई की जिंदगी काटती हुई एक महिला की कहानी। लिखा था दिव्या माथुर जी ने। आशा है आपको भी उस महिला के एकाकीपन पर दुख महसूस हुआ होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।